हेलो एमएससी, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के लेक्चर पे हम एक नई यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं जो है फिजिकल केमिस्ट्री की, एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर फिजिकल केमिस्ट्री की नॉन आइडियल सिस्टम। ओके, तो नॉन आइडियल सिस्टम में सबसे पहला आपका टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ एक्टिविटी। ओके, तो ये देखिए आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आई हूँ, मतलब मैं लेके नहीं आई हूँ, मतलब ये सिलेबस पे दिया हुआ एक नया टॉपिक जो आपने इससे पहले अपनी जूनियर क्लासेस पे कभी नहीं सुना होगा, एक्टिविटी टर्म। ओके, तो देखिए एक्टिविटी क्या होती है, तो मैं आपको एक्टिविटी पे इतना सारा मटेरियल आपको पढ़ाने से पहले क्या है, मैं आपको थोड़ा सा इसके से रिलेटेड थोड़े से कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा दूं, ताकि जब आप इसकी थ्योरी पढ़ें तो आपके माइंड में सीधे बात घुस जाए। ओके, तो देखिए अगर आप देखेंगे एक्टिविटी जो हमारे फिजिकल केमिस्ट्री में है, ये नॉन आइडियल सिस्टम का पार्ट है। ठीक है, नॉन आइडियल सिस्टम का एक टॉपिक है। तो देखिए अगर जब आप एक्टिविटी पढ़ रहे हैं तो पहले आपको नॉन आइडियल सिस्टम के बारे में जानकारी होनी चाहिए, मतलब नॉन आइडियल सिस्टम का थोड़ा सा नॉलेज होना ही चाहिए। ओके, अब ये आई थिंक आपको होगा भी। यहाँ पर मैं नॉन आइडियल सिस्टम की बात नहीं करूंगी क्योंकि ये हम लोग जूनियर क्लासेस पे भी पढ़े हुए हैं और बहुत बेसिक्स है। अगर नॉन आइडियल पे करने लगूंगी तो ये एक्टिविटी का कॉन्सेप्ट छूट जाएगा। ठीक है, काफी लेंथी हो जाएगा। ठीक है, तो इतना आप कर सकते हैं। अगर फिर भी प्रॉब्लम है, नॉन आइडियल पे भी आपने बात करना चाहते हैं, तो हम एक सेपरेट वीडियो बना लेंगे। ओके, बता दीजिएगा मुझे। ठीक है, नॉन आइडियल के साथ साथ आपको इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में भी पता होना चाहिए। ओके, इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में भी पता होना चाहिए। ठीक है, ये दोनों टर्म की आपको अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, तब आप एक्टिविटी की बात करेंगे। तो इलेक्ट्रोलाइट तो छोटा है, मैं आपको यहीं पे भी बता देती हूँ। तो इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स वो कंपाउंड होते हैं जो बोला जाता है कि एक्वस सॉल्यूशन में, अगर आप इसे एक्वस सॉल्यूशन में डालें तो ये क्या हो जाए, डिसोशिएट हो जाए, यानी कि टूट जाए। ऐसे कंपाउंड को आपके कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। इतनी चीज क्लियर है? अब देखिए इलेक्ट्रोलाइट की एक ही डेफिनेशन नहीं थी। इलेक्ट्रोलाइट्स की मतलब जनरली पहले दो डेफिनेशन दी गई थी। ठीक है, एक तो दी थी फेराडे ने। ओके, नहीं, ओके, ध्यान से सुनना। एक तो फेराडे ने दी थी, एक दी थी अरेनियस ने। ओके, तो हुआ क्या, देखो फेराडे के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, इन्होंने बोला इलेक्ट्रोलाइट्स वो कंपाउंड होंगे, ऐसे कंपाउंड्स होंगे, अगर आप उन्हें एक्वस मीडियम में डालेंगे तो वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होंगे। बट अगर आप उन्हें सॉलिड स्टेट में लेंगे तो वो क्या होंगे, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या है, नहीं होंगे। ऐसे कंपाउंड को फेराडे ने बोला ऐसे कंपाउंड आपकी इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे। ओके, जैसे आपका NaCl का हम लोग एग्जांपल ले लें। NaCl को अगर आप सॉलिड स्टेट में ले लें, नमक आपका अगर वो सॉलिड स्टेट में क्रिस्टल की फॉर्म में, तो आप उससे करंट पास कराना चाहेंगे तो भी वो करंट पास नहीं करेगा। लेकिन अगर आप NaCl का ही क्या बना दें, सॉल्यूशन ले लें, यानी कि इसे आप एक्वस मीडियम में ले लें, तो NaCl क्या है, एक गुड कंडक्टर की तरह एक्ट करने लगता है। इतनी चीज क्लियर है? तो ये चीज बताई थी फेराडे ने। बट दूसरी डेफिनेशन अरेनियस ने दी थी, जो कि ज्यादा कंप्लीट मानी गई थी, ऐसा समझ सकते हैं। क्योंकि अरेनियस ने क्या बोला, अरेनियस के अकॉर्डिंग ये था कि ऐसे कंपाउंड को हम इलेक्ट्रोलाइट्स कहेंगे जो क्या है, एक्वस मीडियम में टोटली डिसोशिएट हो जाए। डिसोशिएट हो जाए किसमें, अपने आयंस में। ओके, ऐसे कंपाउंड को आप क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोलाइट्स कहेंगे। यानी कि दोस्त कंपाउंड अगर आप उन्हें एक्वस मीडियम में डालें, यानी कि वाटर में डालें, एक्वस मीडियम में डालें, तो वो अपने आयंस में डिसोशिएट हो जाए। ओके, अब आयंस में डिसोशिएट होंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि आयन जब, देखो अगर एक्वस मीडियम में आपको कंडक्टिविटी की बात करनी तो आप किसके लिए बोलेंगे, आयंस के लिए तो बोलेंगे। एक्वस मीडियम में कंडक्टिविटी कौन कराता है, आयंस कराता है। सॉलिड स्टेट में कंडक्टिविटी कौन कराता है, इलेक्ट्रॉन्स कराता है। तो यहाँ पर को क्या है, इसका फंडा भी क्लियर हो गया जो फेराडे ने बोला था। अगर यहाँ आयंस होंगे, अगर कोई इलेक्ट्रोलाइट है, कोई आपका कंपाउंड है, अगर वो एक्वस मीडियम में डिसॉल्व करने पर आयंस में ब्रेक हो जा रहा है, कौन से आयन, एक होगा कैटायन, एक होगा एनायन। अगर कैटायन एनायन यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज में ब्रेक हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होने की वजह से ये कंडक्टिविटी यानी कि कंडक्टेंस को शो करेगा। यानी कि अरेनियस ने अपनी डेफिनेशन के अंदर अपना कॉन्सेप्ट तो दिया कि ऐसे आयन, ऐसे कंपाउंड जो एक्वस मीडियम में जाने पे अपने आयंस में डिसोशिएट हो जाते हैं, उनको आप बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। ओके, और इन्होंने क्या है, इस फेराडे का कॉन्सेप्ट भी अपने में इंक्लूड कर दिया। ओके, अगर कोई आयन एक्वस मीडियम में डिसोशिएट होंगे तभी तो वो अपने तभी तो उस कंपाउंड में कंडक्टिविटी शो होगी। तो समझ में आया? तो फेराडे की डेफिनेशन इतनी ज्यादा क्लियर नहीं थी जितने अरेनियस की थी। देन अरेनियस ने इलेक्ट्रोलाइट्स को अगेन दो क्लास में क्लासिफाई किया। एक थे आपके स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, एक थे आपके वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट यानी कि देखो सारा आपके पास कोई कंपाउंड है, इसी ध्यान से सुनना। अब ये चीज आपकी एक्टिविटी में भी इंक्लूड होगी। ओके, आपको मैंने कोई कंपाउंड दिया, ओके, और बोला जाए कि इसे क्या करा है, एक्वस मीडियम में क्या कीजिए, डिसोशिएट कीजिए। अब जरूरी तो नहीं है कि ये कंपाउंड पूरी की पूरी तरह से एक्वस मीडियम में डिसोशिएट हो जाए। समझ में आ रहा? आपने क्या है, नमक ही ले लीजिए। अगर आप नमक को पानी में डिसोशिएट करेंगे या फिर घुलाएंगे तो आप देखेंगे NaCl क्या है, टोटली डिसोशिएट हो जाएगा। बट अगर आपने डिसोशिएट हो गया लेकिन आपने बहुत ज्यादा नमक डाला, तो आप देखेंगे कि पूरा नमक कंप्लीटली डिसोशिएट नहीं होता।
समझ में आ रहा? तो वही चीज बोली गई थी कि कोई भी आयन क्या है, कोई भी कंपाउंड जो है वो जरूरी नहीं है कि एक्वस मीडियम में डालने पे पूरी तरह से डिसोशिएट हो। ओके, तो ऐसे कंपाउंड जो पूरी तरह से अगर एक्वस मीडियम में डालने पे अपने आयंस पे डिसोशिएट हो जाते हैं। आपने क्या है 100 मोल क्या ले रखा है, कंपाउंड लिया है, ठीक है, 100 मोल आपने कंपाउंड लिया है और अगर आपने इसे एक्वस मीडियम में डाला तो इसने 100 मोल क्या दिए, कैटायन दिए और 100 ही गिरा दिए एनायन दिए। इसका मतलब 100 मोल जो आपके आयंस थे वो टोटली 100 मोल कैटायन और 100 मोल एनायन में टूट गए, यानी कि पूरा 100 टूट गया। समझ में आया? तो ऐसे कंपाउंड को, ऐसे इलेक्ट्रोलाइट को आप बोलते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। लेकिन अगर आपने क्या किया 100 मोल का आपने लिया कंपाउंड, लेकिन अगर जब आपने इसे एक्वस मीडियम में डिसोशिएट किया तो आपने देखा कि 50 मोल और 50 ml की मोल की क्या बना रहे हैं ये, सॉरी ये मोल होना चाहिए, मैं एमएल कर दे रही हूँ। 50 मोल के क्या है, कैटायन और एनाइन बना रहे हैं। तो आप समझ लीजिए आपका मटेरियल जो कंपाउंड था वो कितने मोल का था, 100 मोल का था, बट आपको कैटायन और एनाइन कितने मिल रहे हैं, 50-50। इसका मतलब क्या है, ये जो कंपाउंड है पूरी तरह से डिसोशिएट नहीं हुआ, आधा डिसोशिएट हुआ, जिसकी वजह से क्या है ये आधा आयन 50 में टूट गया, 50 कैटायन 50 एनाइन बना दिए, बट क्या ये पूरी तरह से डिसोशिएट नहीं हुआ। इसकी वजह से आप बोल सकते हैं ऐसे कंपाउंड जो पूरी तरह से एक्वस मीडियम में डिसोशिएट नहीं होते, ऐसे कंपाउंड को आप बोलते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट। इतनी चीज क्लियर है? तो ये होता है इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। तो ज्यादा लेंथ ही नहीं जाता, ज्यादा हम लोग अंदर नहीं घुसते, बस इतना आप समझ लीजिए। ओके, अब हम लोग बढ़ते हैं एक्टिविटी के कॉन्सेप्ट पे कि एक्टिविटी क्या होती है, ठीक है। तो ध्यान से देखना, एक मिनट, अब ध्यान से देखो, अब हम स्टार्ट करते हैं एक्टिविटी का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो थोड़ी देर आपको ध्यान से देखना है, फिर तो मैं आपको थ्योरी पे ले जाके चीजें क्लियर करा दूंगी, बट एक बार समझ लो एक्टिविटी होती क्या है, ठीक है। तो एक्टिविटी किसे कहते हैं एक बार ध्यान से देखो। सपोज मैंने आपको दे दिया एक NaCl का क्रिस्टल, ओके। अब आपको पता है NaCl को एक टाइप का इलेक्ट्रोलाइट है, क्योंकि अगर आप इसे एक्वस मीडियम में डालेंगे तो ये डिसोशिएट हो जाता है अपने आयंस पे। कैसे? एक बनाएगा ये Na पॉजिटिव आयन और बनाएगा Cl नेगेटिव आयन, ओके। तो मैं एक टेबल से आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि आपके पास एक NaCl क्रिस्टल है, तो अगर ये NaCl आयन अगर आप एक्वस मीडियम में डिसोशिएट करेंगे तो ये किस पे टूटेगा, एक तो कैटायन में टूटेगा, कैटायन Na और Cl क्या हो गया, एनाइन, ओके। अब देखो, अब ऐसी कंडीशन भी आ सकती है कि आपने क्या किया, देखो दो कंडीशन में आपसे एक्सप्लेन करके मैं एक्टिविटी एक्सप्लेन करने वाली हूँ। देखो पहला केस ये आ गया, ठीक है, मैं इसे केस करके कर दूं तो अगर, तो देखो आपने क्या किया, जो NaCl का आपके पास जो क्रिस्टल है वो आपने लिया है 100 मोल का क्रिस्टल, ओके। आपके पास 100 मोल है किसके, NaCl के, ओके। अगर आपको मैंने 100 मोल NaCl दिए और NaCl जो है एक्वस मीडियम में जाने पर टोटली कंप्लीटली डिसोशिएट हो गया, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर को नंबर ऑफ Na और नंबर ऑफ Cl आयन कितने होंगे, ये भी 100 हो जाएंगे। समझ में आया? इस 100 मोल NaCl में कितने Na और कितने Cl के आयन होंगे, यानी कि 100 और 100 ही Na की आयन और 100 ही Cl के आयन होंगे। इतनी चीजें समझ में आ रही, क्योंकि ये क्या है 100 मोल है, ये 100 मोल आयन क्या है, ये इस 100 मोल आयन में क्या है 100 ही Na है और 100 ही Cl है। अगर ये टोटली डिसोशिएट हो गया तब, समझ में आ रहा है इतनी चीज। लेकिन एक केस ऐसा भी बनता है कि आपने क्या ले लिया, यहाँ पर को 500 मोल ले लिया NaCl का, बट अगर आपने इस 500 मोल NaCl को डिसोशिएट किया वाटर में, एक्वस मीडियम में, देन आपको यहाँ पर को क्या मिला, 450 मिले Na पॉजिटिव के आयन और यहाँ पर मिले 450 मिले आपको Cl नेगेटिव आयन, ओके। इसका मतलब क्या हुआ, आपने लिए तो स्टार्टिंग में आपका कंसंट्रेशन कितना था, 500 मोल का था, यानी कि आपके पास 500 NaCl के क्रिस्टल थे, मतलब कि मोल थे। तो आप ऐसे समझ लीजिए कि आपके पास, देखो ऐसा समझ लीजिए, आप ऐसे कंफ्यूज हो जाएंगे, मोल मोल करूंगी तो मैं, ऐसा समझ लीजिए कि आपके पास 500 क्या थे, NaCl थे, ओके। बट आपने इस 500 NaCl को कहाँ डाला, एक्वस मीडियम में डाला, तो इसमें से सिर्फ 450 ही डिसोशिएट हुए। तभी अगर इससे 450 डिसोशिएट हुए तभी तो इसने 450 क्या दिए, सॉरी 450 इसने Na पॉजिटिव दिए, 450 इसने क्या दिए, Cl नेगेटिव आयन दिए, और इससे 50 जो 50 NaCl थे वो वैसे के वैसे ही रहे, ये क्या है, डिसोशिएट नहीं हुए। ये 450 डिसोशिएट हो गए, तभी ये डिसोशिएट होने के बाद Na और Cl में टूट गया और 450 आपको Na मिले और 450 Cl मिले। समझ में आया? और अगर यहाँ पर को 450 डिसोशिएट हुआ है तो 500 में से कितने बच गए, 50 NaCl क्या है आपकी डिसोशिएट नहीं हुए, वो आपके वैसे के वैसे 50 वैसे के वैसे रह गए। ये जो 50 NaCl थे, 50 क्या थे, NaCl थे, ये डिसोशिएट नहीं हुए, 450 डिसोशिएट हुए, तभी ये 450 क्या है Na में टूटे और सिमिलरली 450 किस में टूटे, Cl में टूटे। इतनी चीज समझ में आई कि कैसे कौन टूट रहा है।
इतनी चीज क्लियर है। अब देखो एक्टिविटी क्या बोलती है, एक्टिविटी और कंसंट्रेशन दो टर्म होते हैं, ठीक है। कंसंट्रेशन तो आपको मालूम ही है, कंसंट्रेशन क्या होता है। कंसंट्रेशन क्या हुआ, आपने जो यहाँ पर को लिया कंसंट्रेशन क्या लिया, ये लिया 500 मोल आपने क्या लिया, कंसंट्रेशन लिया। सिमिलरली आपने क्या लिया, 100 मोल आपने लिया कंसंट्रेशन। लेकिन एक्टिविटी क्या होती है, एक्टिविटी होती है कि जितना कंसंट्रेशन आपने इतना लिया, बट आपको रिजल्ट कितने ने दिखाया, 450 ने दिखाया। समझ में आ रहा, आपने कंसंट्रेशन तो लिया कितने 500 मोल NaCl का, बट अगर जब आपने इसे एक्वस मीडियम में डाला तो कितने आयंस ब्रेक हुए, कितनों ने अपना रिजल्ट शो किया, सिर्फ 450 ने। 50 तो वैसे के वैसे ही रहेगी, 50 NaCl को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, आपने इसे एक्वस मीडियम में डाला है फिर भी डिसोशिएट नहीं हो रहा, ये इतने बेकार है, ओके। लेकिन जो 450 है वो अच्छे आयंस है, ये टोटली डिसोशिएट हो गए, जो इनका काम है एक्वस मीडियम में डाला है डिसोशिएट हो गया Na और Cl में। लेकिन ये 50 जो आयंस है NaCl के काफी गंदे है, ये डिसोशिएट ही नहीं हुए। इसका मतलब एक्टिविटी कितनी होगी यहाँ पर को 450। समझ में आया, इसी को बोलते हैं एक्टिविटी। जो आपने कंसंट्रेशन एक्चुअल में था वो तो कंसंट्रेशन है, जितना आपने लिया वो तो कंसंट्रेशन है, लेकिन आपको फेल्ट कितना हुआ, समझ में आ रहा है, आपको फेल्ट कितना हुआ, आपने कितनों को ऑब्जर्व किया, वो हो जाती है एक्टिविटी। समझ में आ रहा, एक्टिविटी एक टर्म है, ठीक है। एक्टिविटी कोई फिनोमिना विनोमिना नहीं है, एक्टिविटी क्या एक टर्म है जो आप यहाँ पर को समझ रहे हैं, ठीक है। कंसंट्रेशन आपने इतना लिया बट आपको ऑब्जर्व इतना हुआ, यहाँ पर को 50 आयंस तो टूटे ही नहीं। यहाँ पर को आप ऐसा नहीं बोलेंगे एक्टिविटी यहाँ पर को क्या 500 नहीं होगी, एक्टिविटी क्या है 450 है, क्योंकि इनिशियल कंसंट्रेशन आपका 500 था, और यहाँ पर को एक्टिविटी क्या है 450, क्योंकि 450 आयंस ने अपना रिस्पॉन्स दिया, बाकी 50 तो बैठे के बैठे, इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। समझ में आया, ये देखो ये चीज तो समझ में, कंसंट्रेशन क्या होता है, एक्टिविटी क्या होती है। अब देखो कभी भी क्या होता है, कोई आइडियल सिस्टम है, ये नॉन आइडियल सिस्टम है तब दिया गया है क्योंकि किसी भी आइडियल सिस्टम के लिए, किसी भी आइडियल सिस्टम के लिए एक्टिविटी और कंसंट्रेशन क्या होता है, इक्वल होता है। ए से आप एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करते हैं एंड सी से आप किसको करते हैं, कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये आपका हो गया कंसंट्रेशन, ये जो आपकी निकली ये होगी एक्टिविटी। तो फॉर आइडियल सिस्टम एक्टिविटी और कंसंट्रेशन हमेशा इक्वल होते हैं, ओके। बट अगर आप नॉन आइडियल सिस्टम के लिए लेंगे तो नॉन आइडियल सिस्टम के लिए एक्टिविटी और कंसंट्रेशन इक्वल नहीं हो सकते, ओके। क्योंकि आइडियल सिस्टम में जो भी कंपोनेंट रहता है, कोई भी आपका क्रिस्टल वगैरह है, वो कंप्लीटली डिसोशिएट हो जा रहा है, तो यहाँ पर कुछ जितना आपने कंसंट्रेशन लिया था उतनी ही आपको एक्टिविटी मिल रही है, तो ये दोनों इक्वल हो जा रहा है। लेकिन नॉन आइडियल सिस्टम में जितने भी कंपोनेंट है, नॉन आइडियल कंपोनेंट जितने भी हैं, वो क्या है वो क्या है, टोटली डिसोशिएट नहीं होते। आपने यहाँ पर लिया 500, तो ये पूरी तरह से डिसोशिएट नहीं हो रहे। समझ में आ रहा है, यहाँ मैं NaCl के एग्जांपल से आपको जस्ट एक्सप्लेन कर रही हूँ। NaCl कोई आइडियल नॉन आइडियल की तरह मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर रही, ये बस एक एग्जांपल्स है, ठीक है। तो यहाँ पर को क्या है, आपने 500 लिए बट रिस्पॉन्स 450 नहीं किया, तो ऐसा किसके केस में होगा, नॉन आइडियल के। इस केस में एक्टिविटी और कंसंट्रेशन कभी भी इक्वल नहीं हो सकते, ठीक है। एक्टिविटी आपकी क्या है 450 और कंसंट्रेशन आपका हमेशा एक्टिविटी से ज्यादा होगा, क्योंकि आपने जितना कंसंट्रेशन लिया है उसमें से कुछ ही पोर्शन ऐसा होगा जो अपना रिस्पॉन्स करेगा, बाकी सबके सब पड़े रहेंगे। समझ में आया, तो उसी को आप बोलेंगे एक्टिविटी, ठीक है। इतनी चीज समझ में, होप समझ में आ रहा हो आपको। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम होगी तो प्लीज पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गई एक्टिविटी। अब मैं आपको ले जाती हूँ थ्योरी पर, ठीक है। एक्टिविटी की थ्योरी आपने लिखनी क्या है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप इतना तो समझ गए एक्टिविटी किसे कह रहे हैं, कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन आपने जितना लिया और एक्टिविटी जितने ने रिस्पॉन्स किया। आप देखो, आप क्लास में क्या है, टीचर सारे बच्चों को पढ़ाता है, लेकिन पास कौन होते हैं, अगर मैं क्लास की बात नहीं करते, कोचिंग सेंटर्स की बात करते, ठीक है। कोई क्या SSC की कोचिंग करा रहा है, अब एक टीचर क्या है, एक जो कोच है, वो सारे SSC के जो स्टूडेंट है उनको पढ़ा रहा है, बट कितनों ने क्लियर किया, वो क्या है उसकी एक्टिविटी। और ये जितने सारे बच्चे ये आपके क्या है, कंसंट्रेशन है। समझ में आ रहा, और कितनों ने इस कंपटीशन को, यानी कि जो पेपर है एग्जाम है इससे क्लियर किया, वो होगी इनकी एक्टिविटी, और ये जितने सारे बच्चे हैं वो हो गया इनके कंसंट्रेशन। समझ में, ऐसा ही होता है, सिंपल टर्म है, ओके। अब मैं आपको ले जाती हूँ कंसंट्रेशन मतलब एक्टिविटी होती क्या है, देखो। तो यहाँ पर लिखा है गुलबर्ग एंड वेक, आपने लिखना कैसे वो मैं बता रही हूँ, कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ गया। बट आप ऐसा जो मैंने यहाँ पे लिखा है ऐसे करके तो एग्जामिनर को एक्सप्लेन नहीं कर सकते ना, आपको थोड़ा तरीके से चीजों को समझाना पड़ेगा। समझ में आया, तो अब यहाँ पे देखो, ठीक है। अब हम आते हैं थ्योरी पे। तो थ्योरी पे क्या बोल रहा है, ध्यान से देखना। यहाँ पर को क्या बोल रहा है, पहले आप जस्ट इंट्रोड्यूस कीजिए क्या कि एक्टिविटी होती क्या है, देन आप क्या करेंगे, यहां से मैं आपको डेफिनेशन, इनका फॉर्मूला वगैरह सब कुछ, इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स है वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे, ओके। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में क्या बोल रहा है, यहाँ पर लिखा हुआ है गुलबर्ग एंड वेक, ये क्या थे, दो साइंटिस्ट थे,
जिन्होंने 1867 में डिस्कवर किया था द लॉ ऑफ मास एक्शन। ओके, तो देखो लॉ ऑफ मास एक्शन का यहाँ क्या काम है, अभी आपको आगे समझ में आएगा, थोड़ी देर आपने ध्यान से सुनना है। तो ये बोले गुलबर्ग एंड वेज ने इन 1867 डिस्कवर द लॉ ऑफ मास एक्शन विच स्टेट दैट, इन्होंने क्या बोला था, द रेट ऑफ द रिएक्शन इज परपेंडिकुलर टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। यानी कि इनके अकॉर्डिंग लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग क्या था, रेट ऑफ रिएक्शन किसके प्रोपोर्शनल होती है, अगर आप किसी भी रिएक्टेड, कोई भी रिएक्शन है, सपोज आप ऐसे समझ लीजिए कोई रिएक्शन है आपकी, कैसे A प्लस बी गिव्स C प्लस डी, आपकी रिएक्शन है, तो इस केस में लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होगा, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यानी कि इस रिएक्शन की जो रेट होगी, स्पीड होगी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगी, ये जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है इसके प्रोडक्ट की, इसके एक्टिव मास के प्रोडक्ट की, ठीक है, इसके एक्टिव मास के प्रोडक्ट की, ठीक है। यानी कि एक्टिव मास आप कैसे लिखते हैं, इसका एक्टिव मास आप कुछ ऐसे लिखेंगे, यहाँ स्पेस नहीं दिख रही, ए और ए बी, ये हो गया इसका एक्टिव मास, और इनका निकालना है प्रोडक्ट, तो यहाँ पर आपने करना है मल्टीप्लाई, तो आप लिखेंगे रेट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होगा, ए डॉट ए बी। समझ में आए, तो ये किसने बोला था, लॉ ऑफ मास एक्शन ने बोला था, इतनी चीज समझ में आए। तो अब आगे क्या बोल रहा है, ये तो देखो, ये जो लॉ ऑफ मास एक्शन है, मैं सिंपली आपको बता दूं कि ये लॉ ऑफ मास एक्शन क्या है, सॉलिड के केस में अप्लाई होता है, जैसे यहाँ पर को बोला, गैसियस फेस में भी अप्लाई होगा, लेकिन कोई भी रिएक्शन, ये जो रिएक्शन है अगर एक्वस मीडियम में अकर होगी तो उस केस में लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई नहीं होता। क्यों, क्योंकि इस केस में एक्टिविटी का कॉन्सेप्ट आ जाता है, कि ये ऐसा बोलता है कि आपका जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है ये जरूरी नहीं है पूरी तरह से क्या हो जाए, डिसोशिएट हो जाए। ओके, अब यहाँ पर को अगर पार्श पूरी तरह से डिसोशिएट हो गया देन ओके, और पूरी तरह से डिसोशिएट कब होगा, अभी मैंने आपको बताया था, जब आपका सॉल्यूशन क्या होगा, आइडियल होगा, उस केस में आपका जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है वो कंप्लीटली डिसोशिएट होगा, और यहाँ पर को एक्टिविटी का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस नहीं होता। ओके, लेकिन अगर आपका रिएक्टेंट मॉलिक्यूल क्या है, पार्शियली डिसोशिएट होगा, पार्शियली डिसोशिएट होने की वजह से क्या होगा, आपने 500 मोल का क्या लिया, कंपोनेंट लिया, लेकिन ये 450 डिसोशिएट हो गया, यानी कि आपका इनिशियल ये था, कंसंट्रेशन ये है, और आपकी एक्टिविटी यानी कि जो आपने फेल्ट किया, जो आपने फील किया, यानी कि जितने ने आपको रिस्पॉन्स दिया, आपका कंसंट्रेशन तो 500 का था, लेकिन रिस्पांस कितनों ने दिया, आपकी क्लास में बच्चे तो 500 पढ़ते थे, लेकिन पास कितने हुए, 450 हुए, तो रिस्पांस कितने ने दिया, 450 ने दिया, तो इसे आप एक्टिविटी कहते हैं, इसे आप कंसंट्रेशन कहते हैं। तो यहाँ पर यानी कि एक्वस मीडियम के केस पे क्या है, लॉ ऑफ मास एक्शन का कॉन्सेप्ट नहीं फॉलो होता, क्योंकि यहाँ पर को एक्टिविटी का कॉन्सेप्ट आ जाता है, समझ में आया। तो वही चीज यहाँ पर समझाई हुई है, देखो मैं आपको बार बार पहले एक्सप्लेन इसलिए कर देती हूँ क्योंकि यहाँ थोड़ी बुक की लैंग्वेज होती है, तो आपको क्या है, थोड़ी बुक की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग लिखना है एमएससी लेवल पे। ओके, आप मनगढ़ंत नहीं लिख सकते, समझ में आया। तो यहाँ पर को लिखा हुआ है, देखिए इन केस ऑफ गैसेस, गैसेस के केस में आप एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट के बदले क्या लेते हैं, पार्शियल प्रेशर, समझ में आया। पार्शियल प्रेशर का आप यूज करेंगे इन द प्लेस ऑफ एक्टिव मास, बट व्हेन द सब्सटेंस रिएक्ट इन एन एक्वस मीडियम, लेकिन अगर आपकी कोई रिएक्शन जो है वो एक्वस मीडियम में हो रही है, इट डज नॉट फॉलो द दैट देयर कंसंट्रेशन करस्पॉन्डिंग टू है एक्टिव मास, तो ये इस चीज को फॉलो नहीं कर सकता कि इनकी कंसंट्रेशन क्या है, एक्टिव मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, यानी कि लॉ ऑफ मास एक्शन की डायरेक्ट मतलब को लॉ, मतलब आप सिंपली ऐसे समझ लीजिए कि अगर कोई रिएक्शन एक्वस मीडियम में हो रही है तो वो लॉ ऑफ मास एक्शन को फॉलो नहीं करेगी, ठीक है। दिस वुड बी ओनली अकर इफ द सॉल्यूशन इज आइडियल, ये तब अकर होगा जब आपका सॉल्यूशन आइडियल होगा, जैसे मैंने आपको बोला, क्योंकि आइडियल सॉल्यूशन में आपका जितना कंपोनेंट होता है उतना ही डिसोशिएट होता है। आपने 500 मोल कंपोनेंट लिए तो 500 के 500 मोल डिसोशिएट हो जाएंगे Na और Cl, यानी कि अभी तो मैं NaCl की बात कर रही हूँ, यानी कि अपने कंपोनेंट में अपने कैटायन और एनायन में डिसोशिएट हो जाएंगे, ठीक है। अगर आपका सॉल्यूशन क्या होगा, आइडियल होगा तब, यानी कि आइडियल सॉल्यूशन भी लॉ ऑफ मास एक्शन को फॉलो करेगा, और नॉन आइडियल सॉल्यूशन लॉ ऑफ मास एक्शन को फॉलो नहीं करेगा, क्योंकि वहां कॉन्सेप्ट आ जाता है एक्टिविटी का। एक्टिविटी में आपने जितने आपने मॉलिक्यूल लिए वो पूरी तरह से डिसोशिएट नहीं होते, यहाँ पर को पार्शियल डिसोसिएशन होता है, इतनी चीज क्लियर हो रही, तो वही चीज रिपीट हो रही है, ध्यान देना, समझ में आया। तो ये बोल रहा है, देखो अब आपका लास्ट में क्या बोल रहा है, इफ द टोटल कंसंट्रेशन, सपोज आपका टोटल कंसंट्रेशन C है और नॉन सॉल्वेटेड मॉलिक्यूल का कंसंट्रेशन है A, तो अगर आप इनका रेशियो ले, यानी कि A डिवाइडेड बाई C ले, देन इसको आप बोलते हैं एक्टिव फंक्शन। ओके, तो आप सिंपली आप इसे पहले ऐसे एक्सप्लेन कीजिएगा, देन मैं आपको ले जाती हूँ डेफिनेशन पे। तो एक्टिविटी की डेफिनेशन क्या होती है, ठीक है, तो आप बोल सकते हैं एक्टिविटी इज डिफाइंड एज अ कंसंट्रेशन फेल्ट बाय बिहेवियर। ओके, तो कंसंट्रेशन फेल्ट बाय बिहेवियर मतलब कि आप यहाँ पर को ऑब्जर्व भी बोल सकते हैं कि कितना कंसंट्रेशन आपको ऑब्जर्व हुआ,
कितना था वो तो आपका कंसंट्रेशन हो गया, बट कितना कंसंट्रेशन आपको फेल्ट हुआ, कितना कंसंट्रेशन का बिहेवियर आपको फेल्ट हुआ, कितना कंसंट्रेशन आपको ऑब्जर्व हुआ, उससे आप क्या बोलेंगे, एक्टिविटी बोलेंगे। समझ में आया? और इफेक्टिव कंसंट्रेशन को भी आप क्या बोल सकते हैं, एक्टिविटी बोल सकते हैं। इतनी चीज क्लियर है? तो ये सिंपल हो गया एक्टिविटी की डेफिनेशन, जिसका कॉन्सेप्ट दिया था बाय G.N. लुइस ने। ओके, तो ये G.N. लुइस ने दिया था, और ये जो लॉ ऑफ मास एक्शन का कॉन्सेप्ट है गुलबर्ग और वैग ने दिया था। इतनी चीज क्लियर है? अब देखो एक्टिविटी को आप रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। एक्टिविटी का कॉन्सेप्ट तो इंपॉर्टेंट है, बट इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक्टिविटी कोफिशिएंट। समझ में आया? जिसे हम नेक्स्ट वीडियो पर पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है द टर्म A डिवाइडेड बाई C, जो हमने ऊपर बोला, अगर एक्टिविटी को आप कंसंट्रेशन का इन दोनों का रेशियो निकालें तो इस रेशियो को बोलते हैं एक्टिविटी कोफिशिएंट, जिसको आप यूजुअली रिप्रेजेंट करते हैं बाय दो सिंबल। एक सिंबल तो ये आपका R हो जाता है, और दूसरा सिंबल हो जाता है आपका ये F। ओके, तो ये जो सिंबल है ये आपकी किसके सिंबल है, ये है एक्टिविटी कोफिशिएंट, यानी कि रेशियो ऑफ A डिवाइडेड बाय C को आप बोलते हैं एक्टिविटी कोफिशिएंट। इतनी चीज समझ में है, जिससे आप ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, ये दिख गया आपको? ओके, अब देखो, अब आगे बढ़िए। यहाँ पर लिखा है द सेम आइडिया हैज बीन अप्लाइड टू अ सॉल्यूशन ऑफ ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अब देखो, जो वही चीज बोल रहा है जैसे मैंने आपको बोला था कि किसी भी आइडियल सॉल्यूशन के लिए A इज इक्वल टू C होता है। क्यों? क्योंकि जितना आपके पास कंसंट्रेशन होगा, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, आपने 500 कंसंट्रेशन लिया तो 500 के 500 डिसोशिएट हो गए। ठीक है, तो आपको फेल्ट कंसंट्रेशन आपका इतना था, और आपको फेल्ट कितना हुआ, और रिस्पॉन्स कितनों ने दिया, ये 500 के 500 ने दे दिया, यानी कि C और A क्या है, इक्वल हो गया फॉर आइडियल सॉल्यूशन। बट नॉन आइडियल के केस पे क्या होता है, आपने लिया 500 बट रिस्पॉन्स किस बहुत कम ने दिया, यानी कि 500 बच्चों को आपने पढ़ाया, लेकिन पास कितने हुए, 400 ही हुए। तो कंसंट्रेशन तो आपका 500 हो गया, लेकिन एक्टिविटी किसने, यानी कि फेल्ट बिहेवियर आपका किसने शोन किया, मतलब कि किसने रिस्पॉन्स दिया आपको, इस 400 ने, तो ये आपकी होगी एक्टिविटी। तो इस केस में, यानी कि नॉन आइडियल के केस में, एक्टिविटी और कंसंट्रेशन कभी भी इक्वल नहीं होते। एक्टिविटी हमेशा कंसंट्रेशन से कम होती है। समझ में आया इतनी चीज? तो यहाँ पर लिखा है, देखो, फॉर ऑन इनकी वैल्यू को आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे। फॉर यहाँ पर को भी लिखा है इन द केस ऑफ द आइडियल सॉल्यूशन, जो ये एक्टिविटी कोफिशिएंट होता है A डिवाइडेड बाई C, ये हमेशा यूनिटी होता है, यानी कि 1 होता है। कैसे यूनिटी होगा, तो सिंपल सी बात है, देखो मैं यहाँ पर को लिख के दिखाती हूँ आपको। ठीक है, देखो मैंने क्या बोला, एक्टिविटी कोफिशिएंट, यानी कि जिससे आप क्या है F से या फिर ये गामा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसकी वैल्यू आइडियल सिस्टम के लिए 1 होती है। क्यों? आइडियल एक्टिविटी कोफिशिएंट क्या होता है, A डिवाइडेड बाई C, और आपको पता है A और C हमेशा इक्वल है। अगर A आपका 500 है तो ऑब्वियस सी बात है C भी क्या होगा, 500। तो इन दोनों को आप कैंसिल करेंगे तो हमेशा 1 आएगा, क्योंकि ये दोनों हमेशा इक्वल है। ये और ये इक्वल होंगे तो हमेशा क्या होगी, इनकी वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। समझ में आया? तो बोल रहा है फॉर आइडियल सिस्टम के लिए ये जो एक्टिविटी कोफिशिएंट है, समझ आया, इसकी वैल्यू क्या होती है, हमेशा 1 है, क्योंकि ये दोनों इक्वल है। ये दोनों इक्वल है तो इन्हें आप कट करेंगे तो इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर लिखा है फॉर द आइडियल सिस्टम, मैं चेंज कर देती हूँ, कंफ्यूजन होने लगेगा वरना। ठीक है, तो देखो क्या लिखा है, फॉर एन आइडियल सिस्टम के लिए A इज इक्वल टू C होता है, जिसकी वजह से जो एक्टिविटी कोफिशिएंट है ये भी आपका 1 हो गया। लेकिन नॉन आइडियल सिस्टम के लिए A हमेशा क्या होता है, कंसंट्रेशन से कम होता है। अगर कंसंट्रेशन तो 500 है तो एक्टिविटी कितनी भी हो सकती है, 450, 400, 300, कुछ भी हो सकती है, लेकिन कंसंट्रेशन से कम होगी। ठीक है, जितना आपने कंसंट्रेशन दिया है उससे कम ही तो बिहेवियर शो करेगा। ठीक है, ज्यादा तो हो नहीं सकता। तो ये क्या बोल रहा है, इसके केस में एक्टिविटी हमेशा कंसंट्रेशन से कम होती है, जिसकी वजह से आप क्या करेंगे, इनका रेशियो निकालेंगे तो आपको पता चलेगा गामा की वैल्यू क्या होती है, 1 से कम होती है। ठीक है, आप इसे कट करेंगे, सपोज आपने, मैंने यहाँ पर को क्या रख दिया, देखो यहाँ पर रख दिया एक्टिविटी होगी 450 और आपका कंसंट्रेशन था 500। अगर आप इसे कट करेंगे तो आप देखेंगे जो गामा की वैल्यू है ये कुछ कम आएगी, 1 से कम आएगी, यानी कि 0 पॉइंट कुछ कुछ में आएगी, क्योंकि नीचे आपका बड़ा है ऊपर आपका छोटा है, तो 0 पॉइंट कुछ कुछ आएगी, यानी कि 1 से क्या आएगी, कम होगी। तो एक्टिविटी कोफिशिएंट की वैल्यू क्या होती है, 1 से हमेशा क्या होती है, कम होती है। उल्टा लगा दी, 1 से क्या होती है, कम होती है। इतनी चीज क्लियर हो रही ना? तो ये दोनों चीजें आपने वहां पर को लिखनी है। ठीक है, अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप मैसेज कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखो आप एक एग्जांपल से ऐसे एक्सप्लेन कीजिएगा कि कंसीडर ए रिएक्शन, आपने एक रिएक्शन कंसीडर की, A प्लस बी गिव C प्लस डी, यहाँ पर को इक्विलिब्रियम आया है। तो इक्विलिब्रियम में आया तो हमने क्या पढ़ा था, इससे पहले वाले यूनिट पे हमने पढ़ा था, कहीं पर कोई इक्विलिब्रियम आया है तो यहाँ पर कोई एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा जिसे हम K से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओके, अब K की वैल्यू भी तो निकालेंगे। K की वैल्यू क्या होगी, मैंने आपको बताया था स्टेबिलिटी कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, प्रोडक्ट अपॉन
रिएक्टेंट। ओके, तो यहाँ पर को प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट का भी इन्होंने एक्टिव मास दिया है और रिएक्टेंट का भी एक्टिव मास लिया है। तो प्रोडक्ट क्या है, सी और डी, तो एक्टिव मास क्या हो जाएगा, AC अपॉन AC इंटू AD, और यहाँ पर को अपॉन में क्या हो जाता है, रिएक्टेंट, रिएक्टेंट है आपकी AB, तो इनका एक्टिव मास क्या हो जाएगा, AA और AB। समझ में आया, तो ये कुछ ऐसे K की वैल्यू निकली। ठीक है, अब यहाँ पर को आप बोलेंगे कि ये जो AA, AB, AC और AD है, ये क्या है, आइडियल कंसंट्रेशन है। ठीक है, और इनकी एक्टिविटी क्या है, ABCD इनकी क्या है, एक्टिविटी है। समझ में आया, ये तो आपके कंसंट्रेशन है और ये ABCD इनकी क्या है, एक्टिविटी है। समझ में आया, तो आप इसे ऐसे एक्सप्लेन करना है। समझ में आया, अब देखो एक्टिविटी को आप मोलरिटी के टर्म में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। मोलरिटी की टर्म में कैसे एक्सप्लेन करेंगे, जो मोलरिटी की डेफिनेशन है वही एक्टिविटी है। ठीक है, क्या लिखा है, द नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन एन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो इससे आप लिखना चाहें नहीं भी लिखना चाहिए, बराबर ही है। ठीक है, अब एक लास्ट पॉइंट यहाँ पर को लिखा है एक्टिविटी के लिए, वो ये कि यहाँ पर लिखा है फॉर ए सॉल्यूशन एक्टिविटी रिफर एज ए एक्टिविटी ऑफ इट्स कंपोनेंट, बट इन प्रैक्टिकल, अगर आप प्रैक्टिकल में देखेंगे, वी कंसिडर द एक्टिविटी ऑफ ए सॉल्यूट और द एक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पर को क्या बोल रहा है, अब आया मेन चीज, ये बोल रहा है फॉर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, अगर आप कोई इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में जो एक्टिविटी है वो क्या रिफर करती है, एक्टिविटी ऑफ कैटायन एंड एनायन, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को अगर आप एक्वस मीडियम में डालेंगे तो ये कैटायन और एनायन ही तो जनरेट करती है। तो यही चीज बोल रहा है कि फॉर एन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के लिए एक्टिविटी क्या है, एक्टिविटी उसके कैटायन और एनायन की है, इनकी तो एक्टिविटी है, यही तो बताते हैं एक्टिविटी क्या है क्या नहीं है। ठीक है, बट इंडिविजुअल एक्टिविटी ऑफ कैटायन एंड एनायन कैन नॉट बी मेजर, लेकिन आप क्या है, इंडिविजुअल एक्टिविटी इन दोनों की निकाल नहीं सकते। समझ में आया मैं क्या बोल रही हूँ, अगर आपका कोई इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है उस पर आप एक्टिविटी किसे बोलते हैं, एक्टिविटी किसकी होगी, कैटायन और एनायन की जो एक्टिविटी होगी वही तो एक्टिविटी है। एनायन और कैटायन कितने प्रेजेंट है, कितने, समझ में आ रहा ना मैं क्या बोल रही हूँ, एक बार ध्यान से सुनना। सपोज आपके पास क्या बोल रही हूँ, 500 आपके पास NaCl है। ठीक है, ये इनकी एक्टिविटी क्या है, इन्होंने 450 में डिसोसिएट हुए, यानी कि 50 तो आपके यहाँ पर को भी पार्शियल डिसोसिएशन हुआ, 50 आपके एज इट इज है, लेकिन 450 मॉलिक्यूल डिसोसिएट हुए, डिसोसिएट होंगे तो 450 NaCl बनाएंगे और 450 क्या बनाएंगे, Cl बनाएंगे। तो यहाँ पर को जो एक्टिविटी है किसकी वजह से हो रही है, ये कैटायन और एनायन की वजह से हो रही है। तो वही चीज बोल रहा है, फॉर एन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन एक्टिविटी क्या रिफर करती है, एक्टिविटी ऑफ कैटायन एंड एनायन, लेकिन आप इंडिविजुअल एक्टिविटी ऑफ कैटायन एंड एनायन मेजर नहीं कर सकते, यानी कि आप ऐसा नहीं, यहाँ तो आप एक्टिविटी देखो आगे आप एक्टिविटी निकालना भी सीखेंगे। ठीक है, अभी तो मैं जस्ट डिफाइन कर रही हूँ कि एक्टिविटी होती क्या है। ठीक है, तो ये बोल रहा है अगर आपको एक्टिविटी की वैल्यू निकालनी है तो आप सिंगल कैटायन की एक्टिविटी एनायन की एक्टिविटी नहीं निकाल सकते। समझ में आ रहा, इन दोनों की एक्टिविटी हमेशा कंबाइंड ही निकलती है, सेपरेटली नहीं निकलती है। ठीक है, अब इसका रीजन क्या है, इसका रीजन ये है, पहली चीज ये बोल रहा है इट इज इम्पॉसिबल टू हैव ए इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन व्हिच हैव ओनली वन टाइप ऑफ आयन, और ये चीज पूछी भी जाती है। ठीक है, ये चीज ध्यान से रखना, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इंडिविजुअल एक्टिविटी आप कैसे क्यों नहीं निकाल सकते, क्योंकि देखो ना कभी कभी क्वेश्चंस क्या है घुमा फिरा के भी पूछ लेते हैं। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पर को लिखाई हुई है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। तो बोल रहा है कि इंडिविजुअल आप एक्टिविटी कैटायन एनायन की निकालते हैं, लेकिन इंडिविजुअल एक्टिविटी कैटायन की या फिर इंडिविजुअल एक्टिविटी एनायन की क्यों नहीं निकालते। तो पहली चीज ये है कि इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन कभी भी एक टाइप के आयन से नहीं बनता। समझ में आ रहा है, अगर आपको इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन बनाना है तो आपके उसमें कैटायन और एनायन दोनों होने चाहिए। तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की आप एक्टिविटी निकालें और उसमें सिर्फ आप कैटायन की एक्टिविटी को देख रहे हैं और एनायन की एक्टिविटी को नेग्लेक्ट कर दे रहे हैं, ऐसा कभी पॉसिबल हो ही नहीं पाएगा। समझ में आया, तो इसका रीजन यही है कि ये लिखा है इट इज इम्पॉसिबल टू हैव अ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन व्हिच हैज ओनली अ वन टाइप ऑफ आयन। ठीक है, तो ऐसा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन बनाना इम्पॉसिबल है, बोल रहे जिसमें सिर्फ एक टाइप का आयंस प्रेजेंट हो, क्योंकि अगर दोनों आयंस प्रेजेंट है तो दोनों की एक्टिविटी निकलेगी। ठीक है, क्योंकि एक्टिविटी के लिए तो दोनों ही रिस्पॉन्सिबल है। समझ में आ रहा, और ऐसा पॉसिबल भी नहीं है कि आपने इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को ये देखा हो जिसमें सिर्फ एक ही टाइप के आयंस हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। लेकिन अब ये बोल रहा है इफ दैट टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज समहाउ प्रिपेयर, लेकिन अगर आपने क्या है ऐसा टाइप का सॉल्यूशन फिर भी प्रिपेयर कर लिया, होता नहीं है लेकिन एक कंडीशन दे रहा है कि इन केस ऐसा टाइप का सॉल्यूशन कभी प्रिपेयर हो भी गया, so the activity of a given ion in his solution will be differ from that of electrolytic solution। तो ये बोल रहा है अगर आपने ऐसा सॉल्यूशन प्रिपेयर कर भी लिया ना,
फिर भी अगर आप इनकी एक्टिविटी को मेजर करेंगे तो एक्टिविटी ऑफ अ पर्टिकुलर आयन, अगर आपने पर्टिकुलर कैटायन और एनायन की एक्टिविटी मेजर की है तो इनकी एक्टिविटी उस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की एक्टिविटी से काफी डिफर होगी। आप चाहे ऐसा सॉल्यूशन बना भी लीजिए, फिर भी आप क्या है कैटायन की एक्टिविटी, सपोज आपने सेपरेट कैटायन की एक्टिविटी ली हुई है, समझ में आ रहा, और उस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की एक्टिविटी ली है जिसमें सिर्फ एक टाइप का आयन प्रेजेंट है, अगर आप इनकी एक्टिविटी को कंपेयर करेंगे तो इनकी एक्टिविटी की वैल्यू में बहुत ज्यादा डिफरेंस आएगा। ठीक है, तो ये तो रीजन हो जाते हैं कि जिसकी वजह से हम लोग एक सिंगल एक्टिविटी, सिंगल आयन की एक्टिविटी को सेपरेटली मेजर क्यों नहीं कर सकते, समझ में आए। तो ये था एक्टिविटी का कॉन्सेप्ट। तो अगर देखो एक्टिविटी अभी जस्ट हम लोग डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है, अभी हमने कोफिशिएंट कैसे डिटरमाइन करना है, डिबाई हकल वाला है, ये सारी चीजें हम आगे पढ़ेंगे, बट अभी हम लोग सिर्फ एक्टिविटी देख रहे हैं कि एक्टिविटी होता क्या है। आप इतनी चीजें पहले क्लियर कीजिए, ठीक है। तो समझ में आया, तो आपने क्या करना है, पहले आप पहले समझा के सकते हैं, आपने एग्जामिनर को तो यहां से समझाना है, बट आपने खुद से कौन सा समझना है, जो मैंने आपको समझाया था एक्सपेरिमेंट वाला एग्जाम्पल देखिए, समझ में आया। तो आपको अगर ये क्वेश्चन बनता है कि एक्टिविटी को डिफाइन करें एंड एक्टिविटी कोफिशिएंट, तो पहले आप एक्टिविटी को ये डिफाइन करेंगे, एक्टिविटी कोफिशिएंट के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो पे बात करेंगे। ओके, देन पहले आप ये बताइए, इंट्रोडक्शन दीजिए कि मोलर ये लॉ ऑफ मास एक्शन का कॉन्सेप्ट आता है जो कि सॉलिड और गैस में अप्लाई हो रहा है, लेकिन एक्वस स्टेट में अप्लाई नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ एक्टिविटी का कॉन्सेप्ट आ जा रहा है। ठीक है, देन आप एक्टिविटी की डेफिनेशन दीजिएगा, एक्टिविटी कोफिशिएंट के बारे में बताइए, कोफिशिएंट के बारे में थोड़ा सा बताया हुआ है लेकिन इसके बारे में बहुत कुछ है। ठीक है, और ये भी बताएंगे कि आइडियल सिस्टम और नॉन आइडियल सिस्टम के लिए एक्टिविटी का क्या रहता है, कौन ज्यादा होता है कंसंट्रेशन और एक्टिविटी में से, और उसके बाद एक एग्जाम्पल से हमने समझाया है, एंड देन लास्ट में ये 2-3 पॉइंट आपने वहां पर लिख दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा एक्टिविटी का टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो पे हम लोग बात करेंगे एक्टिविटी कोफिशिएंट पे। तो वीडियो को अभी हम लोग यहीं पे फिनिश करते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आई होगी, आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगी होगी, तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो अभी यहीं पे फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।